हाँ जी, तो till now bete we have discussed the problems which got developed in two countries due to diversities of different linguistic diversities. One country is Belgium in Europe, Western European country, and one country is Sri Lanka, that is an Asian country in the very neighborhood, southern neighborhood of India. But both the countries, their governments adopted different ways to tackle those problems. In Belgium, their government modified their constitution for four times between 1970 to 1993. This can also be a question ki during which period they amended their constitution. So between 1970 to 1993, they amended means modified, they reformed, changed, improved, koi bhi word we can use, their constitution. Why did they do so? So that all the problems can be eliminated होते हैं दूर की जा सकें, ठीक है, so that all the problems which were taking place between Dutch speaking community and French speaking community, जो भी उनकी आपस की problems थी, tensions and rifts were there, in order to solve those problems and to eliminate those rifts, rift होते हैं दरार पड़ जाना, तो उसको दूर करने के लिए दे मेड द चेंजेस, उसमें दे पेड बेस्ट पॉसिबल अटेंशन कि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बना दिए, इक्वल नंबर ऑफ जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी देवर गिवन इक्वल राइट्स, इक्वल पावर्स, नोबडी वाज सबऑर्डिनेट टू एनीवन एल्स, कोई किसी के नीचे काम नहीं कर रहा था, मतलब इक्वलिटी के बेसिस को दे पेड अटमोस्ट अटेंशन, एंड विद दैट फार्मूला टिल डेट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, मतलब अभी तक उनका ठीक ठाक काम चल रहा है, दैट मीन्स दे गॉट सक्सेस इन द अडॉप्शन ऑफ दैट मेथड और फॉर्मूला, तभी तो अभी तक ठीक चल रहा है, शांति से काम चल रहा है वहाँ पे, ठीक है. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका, Sri Lankan government did not pay attention to solve the problem, rather they paid attention to the majoritarian steps, they adopted majoritarian steps. Due to that जो Tamils थे, they felt alienated and they started demanding separate place, regional autonomy, या separation from the country. This type of problems arose, and as a result there was civil war. मतलब ये कि इस कंट्री ने, श्रीलंका कंट्री ने कोशिश नहीं की कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके, ठीक है. उसके बाद फिर नेक्स्ट वी हैव रेड कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इट्स डिजायरेबल बिकॉज ऑफ टू रीजंस, वन इज प्रूडेंशियल एंड वन इज मॉरल रीजंस, ठीक है. प्रूडेंशियल रीजंस कौन से होते हैं? ऐसे रीजंस जो सोच समझ के, जिस किसी बात के बारे में कुछ डिसाइड किया जाता है, सोच के पूरा कंसिडर करके थॉटफुली जिसके ऊपर पॉन्डर किया जाता है, पॉन्डर होता है विचार करना, सोचना कि क्या ये बात हमारे लिए ठीक रहेगी कि नहीं ठीक रहेगी, किसी बात के प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को अच्छे तरह से एनालाइज करना, तो दोज आर प्रूडेंशियल रीजंस. तो व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीजंस? कि इफ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सेक्शंस, then it brings peace in the country, in the society, and it leads to stability in the political aspect also. स्टेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट टिकी रहती है, एक अच्छी बढ़िया गवर्नमेंट बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और वो गवर्नमेंट व्हेन एवर देयर इज़ एनी स्टेबल गवर्नमेंट इन द कंट्री, देयर आर मोर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट, because that government can pay more attention to the developmental aspects of the country. जैसे if we take one example from our own country, तो you will be surprised to know कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, व्हेन इट केम टू पावर इन 2014, तो 30 इयर्स के बाद दिस गवर्नमेंट वाज ए गवर्नमेंट विच गॉट फुल मेजोरिटी इन लोकसभा, फुल मेजोरिटी 272 सीट्स चाहिए. तो दिस गवर्नमेंट, जो ये तो अभी तो सेकेंड टाइम इट्स गोइंग ऑन, बट 2014 में 30 इयर्स के बाद एक सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट बनी, और 30 इयर्स से लेके आप समझ लो तकरीबन 1987 या 89 ऑनवर्ड्स कोलिशन गवर्नमेंट्स ही रही हमारे कंट्री में, अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज़ को मिला के. और वो छोटी पार्टीज़ क्या करनी है, यू हैव रेड इन 9th क्लास, वो कोलिशन गवर्नमेंट्स जब बनाती है तो एवरी पार्टी ट्राइज टू ब्लैकमेल कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ऐसे फ़ायदा पहुंचा दो, नहीं तो हम अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे. अगर कोई भी पार्टी, एक स्मॉलेस्ट पार्टी भी अगर विदड्रॉ करती है, इफ़ इट विदड्रॉज इट्स सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो मेजोरिटी फिनिश हो जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाती है, तो इंस्टेबिलिटी रहती है
है ना। तो जो गवर्नमेंट होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उनका ध्यान कंट्री की तरफ कम होता है, इस बात की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है कि हम अपनी सरकार को कैसे बचाएं, कैसे सबका साथ लेके चलें, ये बात होती है, ठीक है। तो ये प्रूडेंशियल रीजंस हैं, तो दे गिव द गाइडेंस और द we can say they just to throw a light on this fact also कि भाई कंट्री के अंदर अगर स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो इस तरह से हमें सोच के पावर को शेयर करना चाहिए, मतलब सोच समझ के इंटेंशनली काम किया जाता है। ऑन दी अदर साइड मॉरल रीजंस में ये होता है कि जिन लोगों के साथ वी हैव टू शेयर अवर पावर, या दोज पीपल हु विल गेट अफेक्टेड बाय द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, देयर कोलैबोरेशन is also required. मतलब the people for whom the governments make laws, the people who are going to bear the effect of, bear होता है ना, उन laws का असर जिन लोगों के ऊपर पड़ेगा, तो उन लोगों को भी साथ में लेके चलना चाहिए, अदरवाइज दे मे गेट अप इन रिवोल्ट। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव ही असर आते जाएंगे तो अल्टीमेटली वो पर्सन भी एक टाइम आएगा कि वो भी रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो मॉरल रीजंस में दोज पीपल हु हैव टू बियर द इफेक्ट्स एंड हु गेट अफेक्टेड बाय द government or the people who, those who are exercising power, they, those people also need to be involved in the sharing of power, ठीक है। ये हमने कल अपने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हमने कर लिया था, आई जस्ट रिवाइज्ड ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक। देन आफ्टर दैट आई आस्क्ड यू टू रीड दिस एग्जांपल योरसेल्फ, खलील्स डिलेमा। आई होप यू ऑल वुड हैव रेड इट, सिंपल सा एग्जांपल है, तो ये आपने अपने आप रीड करना है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर final papers point of view, also important question, forms of power sharing. So please keep your pencil also in your hands. Now in this para we have been told कि what can be the forms, कि भी ये तो हम कहते हैं, this we always say कि power should be shared, but how it should be shared, कैसे किया जाए, what are the various methods, forms, types in which power can be shared, किस तरीके से किया जाए। नाउ ऑल एग्री ऑन दिस फैक्ट कि पावर नीड्स टू बी शेयर्ड, बट हाउ इज इट टू बी शेयर्ड, नाउ वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पैरा, किस किस तरीके से पावर को सारे कंट्री में लोगों में डिवाइड किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। नाउ यू कैन प्लीज अंडरलाइन फ्रॉम दिस सेंटेंस, ये करिए जरा, इंपॉर्टेंट है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, और थोड़ा सा नीचे आके, in a good democratic government due respect is given to diverse groups and views that exist in a society। मतलब ये कि अल्टीमेट पावर किसके हाथों में होती है, अल्टीमेट पावर कोई भी, अगर इफ कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, आई होप यू रिमेंबर लास्ट क्लास में यू हैव रेड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर कैन बी democratic government, there can be non-democratic governments also। can any one of you tell non-democratic governments कौन कौन सी टाइप की हो सकती हैं? Monarchy. Yes, very right, शाबाश। और कोई? Monarchy is one of the forms, or anyone can tell बेटे, नहीं तो आपको बैठे बैठे नींद आ जानी है। Dictatorship. शाबाश, वेरी गुड। डिक्टेटरशिप कैन ऑल्सो बी देयर, वेरी गुड। और कोई? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। एक तो वेरी राइट आंसर हैज बीन गिवन, मोनार्की मतलब किसी किंग का या किसी क्वीन का रूल होना, वो भी हो सकता है। उसके बाद हम कह सकते हैं किसी डिक्टेटर का रूल होना, दैट डिक्टेटर कैन बी मोस्ट ऑफ द टाइम मिलिट्री ऑफ द कंट्री, मिलिट्री भी अपनी डिक्टेटरशिप चला सकती है, और डिक्टेटरशिप कैन बी ऑफ वन पर्सन ऑल्सो। जैसे लेट अस टेक वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में कहने के लिए तो वहाँ डेमोक्रेसी है, बट एग्जैक्ट जो रूल है वहाँ पे कौन रूल कर रहा है, वहाँ की आर्मी रूल करती है, मतलब बिहाइंड द कर्टेन आर्मी ही अपना सारा सिस्टम चलाती है। तो ये भी एक तरह की इनविजिबल डिक्टेटरशिप है कि दिखाने के लिए इमरान खान की गवर्नमेंट है, बट पीछे से काम सारा जो डायरेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, वो आर्मी के ही चलते हैं। ये भी एक तरह की डिक्टेटरशिप है। फिर एक और आपने कंट्री सुना होगा, नॉर्थ कोरिया। हैव यू हर्ड अबाउट दिस कंट्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नॉर्थ कोरिया है ना, तो अच्छा, अब सुना है तो फिर ये भी पता होगा, वहाँ पर रूलर कौन है, बताइए जरा। Kim Jong. Kim Jong. किम जोंग उन करके उसका नाम है ना, बड़ा वो
इंटरेस्टिंग सा पर्सन है वो भी है, वेरी क्रूअल पर्सन। तो उसकी डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, वो अपना ही राज चला रहा है ना। तो मतलब ये है कि कोई पर्सन की भी डिक्टेटरशिप हो सकती है और कोई मिलिट्री की भी हो सकती है, या किसी किंग या क्वीन का रोल भी हो सकता है। अच्छा चलो, मुझे याद आ गया एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। वो जो किम जोंग उन है ना, आपने देखा होगा पिक्चर्स में, न्यूज़ में, जैसा उसका हेयर स्टाइल है ना, वो अपने कंट्री में वहाँ के जो लोग हैं दे आर नॉट अलाउड टू हैव दैट टाइप ऑफ हेयर कट इवन, जस्ट एज दैट किम जोंग उन हैज़, उस तरह का हेयर स्टाइल इज़ नॉट परमिटेड टू रेस्ट ऑफ द पीपल। उसके जैसे बाल नहीं कटवा सकते कोई भी। और जो भी उसके होते हैं ओपोजिटर्स, जो उसको अपोज करते हैं, कोई भी अगर इफ एनीबडी रेजेस हिज वॉइस, तो उसको वो ख़त्म करवा देता है, मरवा देता है। इवन हिज अंकल, बहुत साल पहले की बात है, तो वो ही वॉज हिज मिनिस्टर ऑल्सो एज वेल एज हिज अंकल। तो वो उसको मतलब जैसे बोलते हैं ना, जंगली जो डॉग्स होते हैं उनके सामने डलवा दिया था, क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा था। तो इस तरह से इतना क्रूअल कोई इंसान आप देख लो भी कितना हो सकता है, वाई ओनली टू सर्वाइव एंड ओनली टू सेव हिज डिक्टेटरशिप। तो ऐसे भी रूल हो सकते हैं, मतलब दुनिया में अलग अलग तरह का है। तो यहाँ पर हमने आना है यहाँ पर कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, वाई पीपल हैव द अल्टीमेट पावर, क्योंकि लोग क्या होते हैं, लोगों के पास वोटिंग का राइट होता है। तो जो भी गवर्नमेंट है दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, पीपल हैव द पावर ऑफ देयर वोट। जब हम वोट इलेक्शंस होती है तो वोट डालते हैं, ये हमारा मतलब एक पावर है, इसी के ज़रिए हम लोग वी चूज़ एंड वी इलेक्ट अवर गवर्नमेंट। तो फिर अल्टीमेटली पावर तो लोगों के हाथ में ही आ गई ना, जिन्होंने वोट डालनी है, वो जिसको फेवर करेंगे, जिसकी मेजोरिटी हो जाए तो वो गवर्नमेंट बना ले। तो इसलिए कहा जाता है कि अल्टीमेट जो पावर है दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ पीपल। एंड पीपल, फिर सोसाइटी, पीपल मतलब सोसाइटी के लोग, एंड ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। मतलब अब एक सोसाइटी में, एक कंट्री में, इवन एक आप देखो एक सिटी के अंदर भी, एक लोकेलिटी में इवन जितने लोग होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल ऑफ देम विल हैव सेम पॉइंट ऑफ व्यू। इवन अभी क्लास में हम लोग मान लो 15 पीपल आर देयर, तो वी ऑल 15 पीपल मे नॉट बी हैविंग सेम टाइप ऑफ थिंकिंग। हमारी आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, हमारा सोचने का तरीका अलग हो सकता है। वी मे बी एग्रीइंग ऑन वन थिंग और वी मे नॉट एग्री ऑन वन थिंग। ज़रूरी नहीं है ना, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, एंड देयर इज़ नॉट नथिंग बैड इन दिस। सबको भगवान ने अपना अपना माइंड दिया है, तो हर कोई अपना सोचने का एबिलिटी रखता है, तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है। ठीक। तो अब ये फिर इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है कंट्री की, इट हैज़ टू गिव रिस्पेक्ट टू ऑल व्यू पॉइंट्स। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हम इस व्यू पॉइंट वाले लोगों को फैसिलिटीज़ देंगे और जो हमारे अपोजिट व्यू पॉइंट है उसको हम फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, या ये लोगों के विचार हमसे मिलते हैं बाकियों के नहीं मिलते तो हम बाकियों को कोई गवर्नमेंट का काम करके नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे किसी के व्यूज़ मिले या ना मिले, द गवर्नमेंट विच इज़ इन पावर, इट हैज़ टू रिस्पेक्ट, या इट शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजीज एज वेल एज पॉइंट्स ऑफ व्यूज ऑफ द पीपल। ठीक है। तो फिर उसको कीपिंग इन व्यू दिस थिंग, फिर आगे दिया हुआ है, यहाँ पर आ जाइए। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में क्या होता है, यू कैन अंडरलाइन, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। ठीक है, मैनी फॉर्म्स। तो यहाँ पर आप हेडिंग दे लो, मेन हेडिंग बनेगा ये नंबर 1 से पहले, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये मेन हेडिंग। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक। नाउ प्लीज अंडरलाइन, यहाँ से लेके तकरीबन टिल मिड ऑफ द पैरा, जहाँ है ना ये लास्ट ईयर से पहले तक, यहाँ तक प्लीज अंडरलाइन, ऑल सेंटेंसेज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन पे दिस अरेंजमेंट, लास्ट लाइन, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या है, और इसके ऊपर आप लिख सकते हो, बीच में वैसे दिया भी हुआ है, थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेना, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, इवन इन 8th क्लास ऑल्सो यू हैव कम टू नो लिटल बिट अबाउट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो 3 मेन ऑर्गन्स आर देयर इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जस्ट लाइक लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया। तो 3 मेन ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से। वन ऑर्गन इज लेजिस्लेचर, ये वाला लेजिस्लेचर, ये। ठीक है। तो लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट। सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव, थर्ड होता है जुडिशरी। जैसे ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस चैप्टर आई एक्सप्लेन टू यू, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट वेयर लॉज आर मेड।
कानून जहाँ बनाए जाते हैं, जहाँ सारे एमपीज बैठ के कंट्री के लिए लॉज को फॉर्मुलेट करते हैं, कानूनों को बनाते हैं, ठीक। अब उन जो लॉज हैं उसको एग्जीक्यूट करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, to make them applicable on the people of the country, that responsibility lies with the executive, that means government of the country. उसकी बनती है कि लोगों से कानून का पालन करवाना, that is the duty of the government. और थर्ड है जुडिशरी। जुडिशरी में हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम आ जाता है, फ्रॉम लोअर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट देन हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट, मतलब वेयर पीपल कैन गो इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम, तो दे कैन गो देयर टू गेट देयर डिस्प्यूट्स सॉल्व्ड, तो पीपल कैन गो देयर, ठीक। अब ये जो इस तरह का अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड, जिसमें 3 ऑर्गन्स हैं, एंड ये 3 ऑर्गन्स अभी हम करेंगे आगे, ये 3 ऑर्गन्स दे कीप ए चेक ऑन ईच अदर। मतलब कोई ऐसे नहीं हो सकता है कि एक, जैसे ये लेजिस्लेचर है तो ये एग्जीक्यूटिव का ध्यान ना करे या जुडिशरी को माइंड में ना रखे, ऐसे काम नहीं कर सकते, या जुडिशरी इन दोनों का ध्यान ना रखे और अपनी मनमर्जी से काम करे, वो भी नहीं कर सकते। सिमिलरली जो एग्जीक्यूटिव है, गवर्नमेंट है, मान लो ये पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का और जुडिशरी का ध्यान ना रखे और अपने मनमाने तरीके से काम करे, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। मतलब हर एक ऑर्गन इज, हर एक ऑर्गन जो है, ईच एंड एवरी ऑर्गन कीप्स एन आई ऑन द वर्किंग ऑफ अदर ऑर्गन, दूसरे के ऊपर नजर रखता है, उसको चेक करता है, ठीक। अब वो चेक कैसे करता है, अब ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, यू कैन रीड इन द नेक्स्ट लाइंस, दे वर्क एट द सेम लेवल्स। सेम लेवल का मतलब कि सब सारे जो है, ऑल 3 ऑर्गन्स, दे एक्सरसाइज द सेम लेवल या सेम टाइप ऑफ पावर ऑन ईच अदर। मतलब कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऐसे हम कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, नो ऑर्गन इज ए लार्ज वन एंड नो ऑर्गन इज ए स्मॉलर वन, कोई आपस में कोई ऊंचे नीचे नहीं है, कि सबकी पावर्स एक जैसी हैं, ठीक है। एंड दे इंश्योर, सच ए सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड पावर का मतलब होता है कि बिना किसी बात को, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखे कोई भी इन तीनों में से कोई भी अगर काम करता है तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर पावर्स हैव बीन प्रॉपरली डिफाइंड एंड एक्सप्लेन्ड। उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन होता है काम करने का दायरा, कि भाई जो गवर्नमेंट है भी आप यहाँ तक ऐसे काम कर सकते हो, जो जुडिशरी है उसका भी बताया हुआ है कि आप इस तरीके से ही आप काम कर सकते हो, या पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उसके बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है इन आर कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे काम कर सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड का, आई होप यू अंडरस्टैंड, कि अपने तरीके से बिना किसी को पूछे, बिना किसी और का ध्यान किए कोई अपना रूल नहीं चला सकता है, जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी रूल, जैसे वो राजे महाराजे मोनार्कियल सिस्टम में कर सकते हैं, भी जो दिल किया वो ऑर्डर पास कर दिया। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि भी जिसका जो दिल किया वो काम कर ले, ऐसा नहीं। एवरी ऑर्गन हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट्स powers as well as its duties which have been mentioned in the constitution। उस दायरे के अंदर रहते रहते ही ये सारे अपने अपना जो भी इनकी ड्यूटीज है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, इट रिजल्ट्स इन ए बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। तो व्हेन वी नो कि अदर पर्सन, अदर ऑर्गन इज ऑब्जर्विंग अस, तो देन वी कैन नॉट गेट डाइवर्टेड, है ना। हम गलत काम नहीं कर सकते, जब हमें पता है कि दूसरा हमारे ऊपर नजर रख रहा है तो हम गलत नहीं करेंगे, क्योंकि बाय द मोमेंट वी डू एनीथिंग रॉन्ग द अदर ऑर्गन विल स्टार्ट चेकिंग इट, या विल स्टार्ट रेजिंग वॉइस अगेंस्ट इट। तो फिर सारे सबके सामने वो चीज़ आ जाती है, तो उसको फिर एवरी ऑर्गन ट्राइज टू अवॉइड कि भी ऐसा कुछ काम ना हो जिससे देयर कैन बी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सारे ऑर्गन्स अवॉइड करते हैं टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, ईच ऑर्गन ट्राइज टू बी विद इन इट्स लिमिट्स, because in case they try to cross the limit, then other organs will start raising question, they will start raising voice, and that creates a problem for any democratic country। तो इस करके हर कोई एक दूसरे के ऊपर चेक रखता है, इसीलिए ये नीचे जो लिखा ना, इस सिस्टम को बोला जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक होता है किसी के ऊपर नजर रखना, किसी के काम को अच्छे से ऑब्जर्व करना, भी ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। और बैलेंस का मतलब अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको याद करवाना, उसको रिमाइंड करवाना भी, नहीं ये आपकी पावर नहीं है, यू कैन नॉट वायलेट दिस रूल विच इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर अगले को पीछे होना पड़ता है ना। जो भी ऑर्गन कुछ गलत करता है तो उसको अपना विदड्रॉ करना पड़ता है अपने डिसीजन को, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर कैसे है, जैसे अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है, कोई भी गलत, कोई ट्राई करती है, इवन मतलब सोचती है कि कुछ गलत करे, तो पार्लियामेंट उसको चेक करती है। अब पार्लियामेंट में
both types of member parliaments are there. Members of this winning party, जिसकी गवर्नमेंट है, उस पार्टी के भी होते हैं, प्लस ऑपोजिशन पार्टी के भी होते हैं एमपीज। तो वो वहाँ पे आप देखते हो व्हेन यू वॉच दिस लाइव पार्लियामेंट का जो लाइव आता है, टेलीकास्ट आता है, तो उसमें आप देखते हो कि कैसे लोग फिर क्वेश्चंस रेज करते हैं। इन 8th क्लास ऑल्सो यू हैव रेड अबाउट क्वेश्चन आर, तो ऑपोजिशन पार्टीज के लोग क्वेश्चन रेज करते हैं, एंड ऑल द पीपल they can see the activities which take place in the parliament। लोग भी देखते हैं, जैसे हम आम लोग हैं तो टीवी पे हम लोग भी देखते हैं, तो वो सबके सामने वो बात आ जाती है। तो गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। ऐसे ही अगर पार्लियामेंट में कुछ गलत किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में इन लोकसभा स्पीकर इज देयर, और राज्यसभा में कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो वहाँ के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो आप मेनी टाइम्स यू वुड हैव वॉच्ड दिस थिंग कि अगर ऑपोजिशन पार्टी के लोग कुछ गलत करते हैं, या इवन मेजोरिटी पार्टी के, विनिंग पार्टी के लोग कुछ गलत बात करते हैं, तो स्पीकर एंड जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो उनको उसी टाइम पे पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं, वट एवर यू आर सेइंग दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ या कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, कि आपकी बात गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ठीक नहीं है। तो इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो पार्लियामेंट के लोगों के ऊपर भी चेक रखते हैं, दोनों एक दूसरे को चेक करते हैं। सिमिलरली जो जुडिशरी होती है, नाउ इन अवर कंट्री जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। I think in 8th class this point you read in very much detail कि independent judiciary है, that means that it does not get affected by the parliament or by the government of the country। इसके decision independent होते हैं, मतलब कि एक बार जब जजेस को अपॉइंट कर दिया जाता है, तो उसके बाद वो जो जजेस हैं दे विल नॉट शो देयर फेवरेटिज्म, दे आर एक्सपेक्टेड नॉट टू शो देयर फेवरेटिज्म टुवर्ड्स एनी पार्टी। वो किसी की तरफ नहीं हो सकते हैं, उनको दे हैव टू बी न्यूट्रल, क्योंकि अगर न्यूट्रल नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी फिर इम्पीचमेंट लाई जा सकती है। जज के खिलाफ भी इम्पीचमेंट होता है पार्लियामेंट में, विद द हेल्प ऑफ ए मोशन जजेस कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर प्लेस, बट दैट प्रोसेस इज़ वेरी डिफिकल्ट। किसी जज के खिलाफ उसको हटाने का जो प्रोसेस है, उसके लिए बड़े पक्के प्रूफ होने चाहिए, बड़े सबूत होने चाहिए, तो ही ये काम हो सकता है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जजेस फिर जो होते हैं, आपने कई बार ही देखा होगा, अगर गवर्नमेंट के किसी डिसीजन से लोगों को ठीक नहीं लगता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटीशन डाल देते हैं कि भाई जी गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, तो फिर वो अपना डिसीजन देते हैं। अगर गवर्नमेंट का काम ठीक है तो वो कहते हैं, अपना जो भी वर्डिक्ट देते हैं उसमें कहते हैं कि इट इज़ राइट, नथिंग रॉन्ग इन दिस। और अगर गलत होता है तो दे डायरेक्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो, भी आप भी ये काम ठीक करो अपना, है ना। तो ये तीनों, मतलब इन नटशेल वी कैन से कि तीनों ऑर्गन्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर पूरा काबू रखते हैं, किसी एक को अपना लिमिट क्रॉस नहीं करने देते, ऐसे हम कह सकते हैं। तो दैट इज़ वाई दिस सिस्टम हैज़ टू नेम्स। एक को इसको कहा जाता है द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, और द सेम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब एक लेवल के ऊपर होना, एक सरफेस के ऊपर होना तीनों का। तो एक सरफेस पे होने का ये लिटरली इसका मीनिंग ये होगा कि एक सरफेस पे होना, बट अदरवाइज इसका जो हिडन मीनिंग है उसका मतलब सबकी एक जैसी पावर्स हैं, कोई किसी को ओवरटेक नहीं कर सकता है, रादर एक दूसरे के ऊपर नजर रख सकते हैं। दिस इज द मीनिंग। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू सेकंड पार्ट, सेकंड पॉइंट, सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यू प्लीज अंडरलाइन, पावर कैन बी शेयर्ड among governments at different levels। अब ये different levels हैं, अब organ word is not used, levels word use किया गया। ठीक है, तो now you know very well in any country जो democratic federal country होता है, तो वहाँ पे पहले तो होते हैं टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इन आर कंट्री व्हाट डू वी सी, एक है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हाईएस्ट लेवल। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। वो पूरे कंट्री की गवर्नमेंट है, किसी एक की नहीं है, ठीक है, पूरे कंट्री की है। दैट इज अ यूनियन गवर्नमेंट, और इट इज कॉल्ड नेशनल गवर्नमेंट, और इट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। थ्री नेम्स। अब उसके नीचे फिर क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे जो आती हैं गवर्नमेंट, दे आर द गवर्नमेंट्स एट रीजनल लेवल। यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, एट रीजनल लेवल। तो रीजनल लेवल की गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं इन आर कंट्री, नॉर्मली पॉपुलरली दे आर नोन एज स्टेट गवर्नमेंट। जैसे पंजाब की गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा की गवर्नमेंट है उनकी स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटका की गवर्नमेंट है उनकी स्टेट गवर्नमेंट, तेलंगाना की गवर्नमेंट, जितनी स्टेट्स हैं सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट। ठीक है, अब वो जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, देयर लेवल इज बिलो द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लेवल, मतलब उनका जो डेजिग्नेशन है
थोड़ा नीचे आता है, नंबर 2 पे आती हैं। ठीक, अच्छा, अब नंबर 2 के बाद इन अवर कंट्री वन अदर अरेंजमेंट हैज़ ऑल्सो बीन मेड। हमारे यहाँ तो लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स के नीचे कौन सी आती हैं, जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं या विलेजेस में पंचायत लेवल के ऊपर जो भी काम होता है, ये सारा कहलाता है, दिस इज़ ऑल दिस कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। ठीक, तो 3 लेवल पे गवर्नमेंट हमारे यहाँ काम करती है। ठीक है, लोएस्ट लेवल लोकल गवर्नमेंट, उसके ऊपर सेकेंड लेवल स्टेट गवर्नमेंट, उसके ऊपर हाईएस्ट लेवल नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये ऊपर से नीचे डिवीजन हैज़ बीन डन, पावर हैज़ बीन शेयर्ड लाइक दिस। जो मैक्सिमम पावर्स हैं दे लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल है, पावर्स हैं कंट्री को इकट्ठे रखने के लिए या यूनाइट रखने के लिए, वो पावर्स हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद वो आगे नेक्स्ट लेसन आएगा फेडरलिज्म। इन दैट चैप्टर वी विल रीड कि कौन कौन सी पावर्स है, हाउ हैव दे बीन डिवाइडेड। अभी हमने इतना ही करना है कि मैक्सिमम पावर्स आर विद सेंट्रल गवर्नमेंट बिकॉज दैट गवर्नमेंट बिलोंग्स टू होल ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसके बाद फिर जो स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं उनके पास कौन सी पावर्स होती हैं, दे हैव द पावर्स रिलेटेड टू देयर ओन स्टेट ओनली। जैसे इन पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट इज देयर, तो वो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट है, जो भी पंजाब असेंबली में जो भी अपने कानून पास करते हैं, देयर पावर इज ओनली विद इन द पंजाब स्टेट। वो जो पंजाब असेंबली में जो भी कानून पास हुए, वो उसका जो इम्प्लीकेशन होगी या उसका जो इफेक्ट होगा, दैट विल बी ओवर। वो कहाँ पर लागू किए जा सकते हैं, दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इन पंजाब स्टेट। तो कैप्टन गवर्नमेंट कैन नॉट से कि हमने पंजाब में ये लॉ बनाया है, चलो हरियाणा में भी इसको लागू करो, नहीं कह सकते। सिमिलरली हरियाणा गवर्नमेंट अपना कोई कानून बनाते हैं हरियाणा स्टेट के लिए, तो दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन हरियाणा। वो पंजाब में नहीं आ सकता है या उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकता है। मतलब ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन पावर्स, अपने अपने स्टेट के लिए दे कैन मेक द रूल्स। तो वो स्टेट की गवर्नमेंट। ऐसे ही लोकल जो गवर्नमेंट्स होती है वो अपनी लोकल लेवल के ऊपर कैसे डेवलपमेंट करनी है, पंचायत विलेजेस में या जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटीज़ होते हैं वहाँ पे कैसे कैसे काम करना है, उनकी अपनी है पावर। बट लोकल गवर्नमेंट्स आर बिलो द, दे वर्क हैंड इन हैंड विद द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि उनको जो फंड्स होते हैं वो स्टेट की गवर्नमेंट से मिलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही फिर वो नॉर्मली उनको काम करना पड़ता है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। ठीक, तो ऐसी जो पावर शेयरिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल पावर शेयरिंग। बीच में कहीं नाम दिया होगा, आई होप इट इज़ गिवन। हैव यू रेड द वर्ड वर्टिकल? Maybe on the next page. Let us see. Please check here. हाँ, it is given in the end of the para. You can underline. जहाँ दिया हुआ ना कि this is let us call this division of powers involving higher and lower levels of government. This is called vertical division of power. जब हम इस तरीके से अंडरस्टैंड करने का एफर्ट करते हैं कि हायर लेवल पे कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट, लोअर लेवल पे कौन है स्टेट गवर्नमेंट, व्हेन वी ट्राई टू स्टडी द शेयरिंग ऑफ पावर इन दिस वे, देन इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल। वर्टिकल होते हैं ऊपर से नीचे, है ना। तो इसका मतलब दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी पावर सेम नहीं है। जो ऊपर है, ऊपर कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इट हैज़ मोर पावर्स, और उसके बिलो, उसके सबॉर्डिनेट, उसके नीचे कौन है, स्टेट गवर्नमेंट, तो उसकी पावर्स कम है। अब आप दोनों का अगर डिफरेंस देखो, यहाँ पे ऑल द थ्री ऑर्गन्स दे वर एट सेम लेवल, यहाँ पे ऑल आर नॉट एट सेम लेवल। some one organ is at higher level, one government is at higher level, one government is at lower level. तो जब ऊपर से नीचे ज़्यादा या कम पावर्स होती हैं तो दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर या वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, अच्छा, अब ये है बीच में यहाँ पर यू कैन अंडरलाइन सम एग्जांपल्स दे हैव बीन गिवन। बट इन दोज कंट्रीज, यहाँ से, बट इन दोज कंट्रीज लाइक अवर्स where there are different levels of government, constitution clearly lays down the powers of different levels. फिर एक लाइन छोड़ के this is called federal division of power. अब ये कैसे पता चले कि किस गवर्नमेंट की कौन सी पावर है? जस्ट नाउ as I said कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर्स, तो किसने बताया हमें? Who has told us कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा राइट्स हैं, ज़्यादा पावर्स हैं, एंड स्टेट के पास कम है? ये हमें बताता है जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, फेडरल कंट्री, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। ठीक है, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें एवरीथिंग इज रिटन कि व्हाट आर द पावर्स एंड राइट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या क्या काम कर सकते हैं।
या व्हाट आर द राइट्स एंड पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उनके क्या क्या काम है, वो किस काम में अपना कानून बना सकते हैं। ये बेटा डिटेल में हम नेक्स्ट लेसन आएगा फेडरलिज्म, तो डिटेल में तब वहाँ पे जाएंगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं कि दिस डिवीजन ऑफ पावर्स दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन तो वर्क कैन नॉट गो, उसके बिना तो काम नहीं चल सकता, कोई अपने अपने आर्बिट्रेरी वे से तो काम नहीं कर सकता है। तो इस करके these जो powers हैं they have been mentioned, they have been written, they have been explained in the constitution, not only in India's constitution। जो भी फेडरल कंट्रीज होंगे, फेडरल मतलब जहाँ पे इस तरीके से गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल एक स्टेट की गवर्नमेंट, जो भी ऐसे फेडरल कंट्रीज होते हैं तो वहाँ उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें पावर्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड, किसने क्या काम करना है, कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, दिस इज रिटन देयर। So this is called second division, second point या second form of power sharing, that is vertical division of power। ठीक है जी। फर्स्ट वन वाज हॉरिजॉन्टल, ये याद करना है। वी विल गेट ए क्वेश्चन हियर, डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फिर हम आगे करेंगे। ठीक है। रेस्ट जो हमारा नंबर थर्ड एंड फोर्थ है दैट वी विल एक्सप्लेन टुमारो, बिकॉज नाउ वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट